नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां पर विधान परिषद चुनाव को लेकर के जल्द अब तारीखों का ऐलान हो सकता है, उसकी घोषणा हो सकती है। और सबसे खास बात की निशांत कुमार और दीपक प्रकाश उम्मीदवार होंगे। बता दें कि विधान परिषद की सीट खाली हो रही है। 10 सीटों पर जल्द चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मई के आखिरी हफ्ते चुनाव की घोषणा हो जाएगी। निशांत कुमार और दीपक प्रकाश उम्मीदवार होंगे। बता दें कि एलजेपी आरवी के खाते में भी एक सीट जाएगी। 28 जून को 9 सीटों पर सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए चुने जाने पर एक सीट पहले से ही खाली है, जो कुल मिलाकर 10 सीटें हो जाती है। तो देखिए, बतौर अब सम्राट कैबिनेट का हिस्सा निशांत कुमार बन चुके हैं। चूंकि अब मंत्री मंडल में बने रहने के लिए एक किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे विधानसभा के या फिर विधान परिषद के। तो चूंकि विधान परिषद के सीट खाली हो रहे हैं और ऐसे में उम्मीदवार निशांत होंगे। और इसके साथ साथ आरएलएम की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, वो भी अभी सम्राट कैबिनेट में मंत्री हैं, तो वो भी उम्मीदवार होंगे। अब देखिए 28 जून को जो 9 सीट खाली हो रही है, उसके बारे में कुछ और भी फैक्ट्स आपके स्क्रीन पर है। बता दें कि जेडीयू कोटे से 4 सीट खाली हो रही है। इन सीटों को भरा जाना है। इसमें गुलाम गौस, इनकी सीट खाली हो रही है। भीष्म सहनी है, कुमुद वर्मा है और भगवान सिंह कुशवाहा है। तो ये जेडीयू से 4 सीटें खाली हो रही है। इस कोटे से बीजेपी कोटे से 2 सीटें हैं जो खाली हो रही है। और इसमें ये 2 नाम जो हैं वो सम्राट चौधरी और संजय मयूख के तौर पर है। तो 10 सीट पर एमएलसी चुनाव होने हैं। आरजेडी कोटे से भी 2 सीट खाली हो रही है। और इनमें जिन 2 नामों की बात करें, मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह की जो सीट है वो खाली हो रही है। तो ये कुल मिलाकर 10 सीटें हो जाती है। कांग्रेस के समीर कुमार की सीट खाली हो रही है, जो एक कोटा था। वहीं एक सीट नीतीश कुमार की पहले ही से खाली है। राज्यसभा सांसद के तौर पर चुने जाने के बाद से सीट खाली हो गई। 28 जून को ये 9 सीटें खाली हो रही है और नीतीश कुमार को लेकर के जो खाली सीट है वो मिलाकर 10 सीटें हो जाती है। और देखिए, इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 21 नाबालिग को मुक्त कराया गया है, इनका रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां बापूधाम स्टेशन से इनका रेस्क्यू किया गया है। आरपीएफ चाइल्ड हेल्पलाइन की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। पढ़ाई के नाम पर बच्चों को लाने का आरोप है। भागलपुर ले जाने की तैयारी थी। सभी बच्चे आदिवासी समाज से जुड़े हुए बताए जाते हैं। बच्चों के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। जीआरपी अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरपीएफ है, वो लोग 21 बच्चों को रेस्क्यू किया था और अभी तक के लिए हमें दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए अनुसंधान किया जाता है। क्या मामला है? बच्चे को रेस्क्यू आखिर क्यों किया गया है? कोई शिकायत वगैरह मिली थी या बच्चे की तस्करी की जा रही थी? वो तो अनुसंधान में आएगा। उन लोग जैसे आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे हॉस्टल में रहते थे और उसको बिना लाइसेंस के हॉस्टल में रख करके और उसको पढ़ाने का काम कर रहे थे। और अवनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अवनीश, 21 नाबालिग बच्चे जिनका रेस्क्यू किया गया, लेकिन आखिर किस मकसद से इन्हें लेकर के जाया जा रहा था? एक बात ये सामने आ रही कि पढ़ाई के नाम पर बच्चों को लाने का आरोप है। क्या धर्म परिवर्तन जैसी भी कुछ चीजें सामने आई है? इस एंगल से भी पूरी जीआरपी जो है वो जांच करने में जुटी है, क्योंकि 21 जो बच्चों का रेस्क्यू किया गया है चाइल्ड हेल्पलाइन और आरपीएफ के माध्यम से किया गया है। और इसको जानकारी मिली थी कि 21 बच्चों को भागलपुर ले जाया जा रहा था पढ़ाई के नाम पर। लेकिन जब आरपीएफ ने उनसे कागजात मांगा, कोई वैध कागजात मांगा, तो न तो उस व्यक्ति के पास कोई वैध कागजात था, न ही कोई बच्चे की
पहचान पत्र थी। तो वैसी स्थिति में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे को पढ़ाने के नाम पर धर्म परिवर्तन भी कराने का मकसद हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ाया है वो रांची का जो है क्रिस्पोक्ता उसका नाम है और वो रांची में रहता है, लेकिन बच्चे को मोतिहारी से भागलपुर ले जाना था और फिर भागलपुर से दूसरी जगह शिफ्ट करना था। तो वैसी स्थिति में अब जीआरपी को में मामला दर्ज कराया गया है, चाइल्ड हेल्पलाइन ने मामला दर्ज कराया है और 21 बच्चों को रेस्क्यू जरूर कर लिया गया है, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर मकसद क्या था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सभी बच्चे जो है गरीब तबके के बच्चे हैं, आदिवासी समाज के बच्चे हैं और आपको याद होगा कि ज्यादातर जो धन परिवर्तन का मामला जो सामने आ रहा है उन इलाकों में आदिवासी समाज और जो SC/ST के समाज हैं उनके बच्चे उन समाज के लोगों को ज्यादा धन परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है। तो वैसी स्थिति में इस एंगल से भी जीआरपी जांच में जुटी है और चाइल्ड हेल्पलाइन ने जो FIR दर्ज कराया है उसमें पूरे मामले का जिक्र भी किया है। 21 बच्चों का नाम भी है, 21 बच्चे जो आदिवासी समाज के हैं उनका रेस्क्यू किया गया है और अभी चाइल्ड हेल्पलाइन के पास बच्चे हैं, लेकिन RPF और GRP दोनों इस मामले में जांच में जुटी है। GRP में मामला दर्ज कराया गया है और जांच ये हो रही है कि आखिर बच्चे को ले जाने का मकसद क्या था, भागलपुर क्यों ले जाना था, आखिर मोतिहारी के एक होटल में क्यों इतना दिन इन लोगों को, और जब रखा गया जो लोग पढ़ाने के नाम पे ले जा रहे थे उनके पास पहचान पत्र क्यों नहीं था, क्योंकि GRP और RPF ने जब कोई वैध कागज मांगा तो इनके पास कोई कागज नहीं मिला। तो अब मामले की जांच जो हर एंगल से अब GRP जांच करने में जुट गई। जी चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए इस बीच छपरा से बड़ी खबर, जहां पर टंकी में गिरने से मौत हो गई है। एक बड़ा हादसा सामने आया है और इस हादसे के बाद से लोगों में भी दहशत है। टंकी में गिरने से 2 बच्चियों की मौत की खबर है। दरियापुर के जितवारपुर गांव की यह घटना सामने आई है। तो छपरा से ये बड़ी खबर, बड़ा हादसा, टंकी में गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। दरियापुर के जितवारपुर गांव की यह घटना सामने आई है। अब भागलपुर के सुल्तानगंज के नगर परिषद कार्यालय में हुए फायरिंग मामले में अपडेट जो सामने आया है कि इसमें हुई मौत और इस मौत के बाद से लोगों में गम भी है। बता दें कि गोलीकांड में घायल नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई थी। उनके निधन की खबर मिलते ही सुल्तानगंज में शोक की लहर है। पार्थिव शरीर पैतृक आवास पहुंचने पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम दर्शन के दौरान लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी और स्थानीय लोगों ने राजकुमार गुड्डू की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। वहीं इस घटना के बाद से CM सम्राट ने इस निधन पर दुख जाहिर किया है। राजकुमार गुड्डू के निधन पर CM सम्राट चौधरी ने दुख व्यक्त किया है। बता दें कि सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति थे राजकुमार। 28 अप्रैल को राजकुमार को गोली लगी थी। CM ने DGP को कार्रवाई का निर्देश दिया है। दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सभी लोगों से मधुर संबंध, अच्छा व्यवहार रखते थे और सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो वरीय पदाधिकारी भी थे और समर्पित थे। इनका एक इच्छा था कि सुल्तानगंज का जब हम सभापति बने हैं तो यहाँ का एक ऐसा विकास हो जो पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दिया जा सके। तो देखिए CM सम्राट चौधरी ने भी इस निधन के बाद से शोक जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि एक बड़ी क्षति हुई है। राजकुमार गुड्डू के निधन पर उन्होंने शोक जताया है। बता दें कि राजकुमार जो सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति थे, 28 अप्रैल को राजकुमार को गोली लगी थी और इसके बाद से एक पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि CM सम्राट चौधरी ने दी है। वहीं CM ने DGP को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। और देखिए बंगाल चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा अनोखा अंदाज झालमुरी खाने वाला, वो भी लोगों को खूब पसंद आया और अब
झालमुड़ी की जो पार्टी है वो बिहार में भी कई जगहों पर होती हुई नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही इसका असर पूर्णिया में भी देखने को मिला, जहां बंगाली समुदाय के लोगों ने बाड़ीहाट स्थित लक्ष्मी मंदिर में झालमुड़ी खाकर जश्न मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और स्थानीय लोग शामिल हुए। बंगाल में 10 रुपये की झालमुड़ी ने भाजपा को सत्ता में ला दिया है और इसके बाद से पूरे देश में झालमुड़ी का क्रेज बढ़ गया है। और आप देख सकते हैं कि आज ही बंगाल में भाजपा ने सत्ता संभाली है और पूर्णिया के बाड़ीहाट लक्ष्मी मंदिर में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से झालमुड़ी बट रहा है। नहीं, झालमुड़ी दिल में जैसे बैठ गया हो मोदी जी के कारण। हमारे मोदी जी ने जो बंगाल चुनाव में जाकर झालमुड़ी खाया, गरीबों का स्नेह और प्यार जीता, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का देन है, जो कि 10 रुपए का झालमुड़ी खा करके पूरे देश में झालमुड़ी का इतना नाम हो गया है, जो कि आज हमारे बिहार का पूर्णिया बाड़ीहाट वार्ड नंबर 21 में भी झालमुड़ी के लिए देख रहे हैं कि भीड़ कितनी जो कि संख्या में उमड़ रहा है। बहुत बड़ा संदेश दिया है। हिंदू खुल के जय श्री राम बंगाल में बोल पा रहे हैं। एक 10 रुपए का नोट ने इतना बड़ा काम किया है जो 500 रुपए का आमलेट ने वो काम नहीं किया था। रेट बढ़ गया है मोदी जी का। ये झालमुड़ी से पूरा बंगाल हम जीत चुके हैं और आगे भी हम पंजाब जीतने जा रहे हैं। सब मोदी जी का रीजन है खाने का। अच्छा, मोदी जी के कारण खा रहे हैं। ऐसे तो झालमुड़ी नहीं खाते थे, मगर आज मोदी जी के कारण हम लोग को झालमुड़ी खाने के लिए मिला। मोदी जी तो सबसे सर्वश्रेष्ठ तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से लोगों में उत्साह है और यहाँ पर पूर्णिया में कई जगह झालमुड़ी की पार्टी चल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के चुनाव में 10 रुपये का झालमुड़ी खाकर एक पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिया है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बिहार में नई सरकार गठन के बाद से कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अश्लील गानों को लेकर के अपनी सख्ती दिखाई है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसे गाने अगर कहीं बजाए जाते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे गाने सुनाई दिए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अब भोजपुरी गायक छोटू छलिया ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे गानों से समाज पर गलत असर पड़ रहा है। उन्होंने अश्लील गाने रिलीज करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्रवाई की मांग की है। कलाकारों ने समाज हित में पारिवारिक और संस्कारी गीतों को बढ़ावा देने की अपील की है। एकदम घातक है समाज के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अभी के डेट में कोई अश्लील गाने नहीं बज रहे हैं। अभी कौन सा गाना बज रहा है, वो मंत्री बने हुए हैं और खास करके बिहार के रहने वाले हैं प्रमोद महाजन जी, तो उनको प्रमोद चंद्रवंशी जी से मैं निवेदन करूंगा कि अश्लील गाने नहीं बज रहे हैं। आप बढ़िया से इसको गहन से एक बार सोचिए क्या बज रहा है। तो इसको दोषी एक आदमी थोड़ी ही जिम्मेदार होता है, इसमें सभी आदमी दोषी, सुनने वाले, बजाने वाले, गाने वाले, इसको रिलीज करने वाले। पहले अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद। आप मानते हैं कि इससे समाज में दोष फैल रहा है? बिल्कुल भी लगातार जातिगत गाना आ रहा है। ये नहीं है कि केवल एक सिंगर गा रहे हैं, सारा के सारा सिंगर लोग जातिगत गाना गा रहा है, जातिवाद कर रहा है लोग। आप एक तो उंगली नहीं उठा सकते हैं कि एक ही सिंगर जातिवाद कर रहा है, पूरा इंडस्ट्री का सिंगर जातिवाद कर रहा है। तो इस पर रोक लगाने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है, हम रोक लगना चाहिए। अब कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने अश्लीलता को समाप्त करने की बात कही थी। पूरा देखेंगे। तो सबसे पहला मैंने कहा कि अश्लील गाने जो बजते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, उसको हम समाप्त करेंगे, रोकेंगे। बिहार खास करके कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध रहा है। बीच के क्रम में कुछ ऐसे लोग जो अश्लील गाना और फूहड़ गाने जो बजा करके समाज में जो उन्होंने दूषित किया है, उसको सबसे पहला हम ठीक करेंगे, समाप्त किया जाएगा अश्लील गाने, उसको ठीक करेंगे। अभी तुरंत कह दें कि ऐसा करेंगे नहीं, उसको ठीक करेंगे, क्योंकि कला और संस्कृति ऐसा चीज है जो लोगों को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मन को ठीक रखता है। तो कला संस्कृति ऐसा नहीं है कि हम ऐसे गाना गाएं जिसके कारण किसी का मन खराब हो।
और देखिए इस बीच असम से बड़ी खबर जहां हिमंता बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब जो औपचारिकताएं हैं वो शपथ ग्रहण की पूरी की जानी है। बता दें कि 12 मई को सीएम पद की शपथ हिमंता बिस्वा शर्मा लेंगे। 12 मई को नई सरकार बन जाएगी। 12 मई को असम में नई सरकार होगी। हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम बनेंगे। हिमंता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जो इससे पहले की औपचारिकता होती है। 12 मई को सीएम पद की शपथ हिमंता बिस्वा शर्मा लेंगे। तो देखिए असम से बड़ी खबर जहां 12 मई को नई सरकार हिमंता सरकार आ रही है। 12 मई को असम में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है और उससे पहले हिमंता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो बम्पर जीत इस बार के विधानसभा चुनाव में असम में, और अब 12 मई को असम में नई हिमंता सरकार। अब देखिए कोविड के बाद एक नया वायरस जो लोगों को अब दहशत में डाल चुका है, नाम है हंता वायरस। और ये वायरस कई लोगों की जान भी अब तक ले चुका है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्रूज पर मौत का वायरस, समंदर में फैला हंता का खौफ, 3 मौतों से दहली दुनिया। WHO भी अलर्ट मोड में। समंदर के बीचों बीच एक लग्जरी क्रूज शिप, 150 से ज्यादा यात्री और फिर अचानक मौत का साया। अटलांटिक में सफर कर रहे डच क्रूज शिप MV हॉन्डियस पर हंता वायरस का संक्रमण फैल गया। पहले एक बुजुर्ग यात्री की तबीयत बिगड़ी, तेज बुखार, सिर दर्द, दस्त और फिर मौत हो गई। इसके बाद एक एक कर कई यात्री बीमार पड़ने लगे। दक्षिण अफ्रीका पहुंचते पहुंचते 2 और लोगों की मौत हो गई। अब इस जहाज को लेकर पूरी दुनिया में डर फैल गया है। क्या हंता वायरस कोविड की तरह खतरनाक है? सुनिए एम्स के डॉक्टर का क्या कहना है। भारत में इसके फैलने के चांसेस कम है, क्योंकि अभी तक कोई केसेस हमारे सामने नहीं आए हैं। अवेयरनेस, साफ सफाई, चूहों को आसपास नहीं पनपने देना, ये सब तरीकों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए जो इसका जो कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो रोडेंट्स के, जो भी इन्फेक्टेड रोडेंट्स होते हैं उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, चाहे उनका यूरिन हो, सलाइवा हो, फीकल मटेरियल हो, वैसे कॉन्टेमिनेटेड जो सामान है उनके थ्रू ये फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफी रेयर है और ये कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। क्या इसका इलाज, क्या वैक्सीन मौजूद है? देखिए ये जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, मेजॉरिटी ऑफ वायरल इन्फेक्शंस का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही एक सॉल्यूशन है और इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। WHO के मुताबिक हंता वायरस कोविड जैसा नहीं है। ये हवा में तेजी से नहीं फैलता, लेकिन इसका खतरा बेहद घातक है। ये वायरस आमतौर पर संक्रमित चूहों और कृंतकों से फैलता है। उनकी लार, पेशाब या जल मल के संपर्क में आने से इंसान संक्रमित हो जाता है। अगर वायरस शरीर में पहुंच जाए तो कुछ ही दिनों में फेफड़े जवाब देने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की भारी कमी और फिर मौत हो जाती है। What we do know is that the Andes virus, in previous outbreaks, there has been instances of human-to-human transmission, mainly among close contacts, either providing clinical care or people who have had close physical contact. And we believe that's happening and has happened in the case here on the ship as well, between the couple, the first and second cases, and also a medical doctor providing care. As you probably know, those who develop symptoms, those who go on to develop disease, sometimes develop very severe disease, which includes severe respiratory disease. So there may be some coughing, there may be some aerosolizing procedures that may be done. And of course, that's where we would require higher level care. So this is not COVID, this is not influenza, it spreads very, very differently. So there are different precautions that people are taking. So we are supporting the ship's operators in the mitigation measures that they are putting on board. And as we've said, we are working to have a proper and full disembarkation procedure step by step to support authorities in the Canary Islands for the next stage of the people who are on board. हंता वायरस के 2 रूप हैं। पहला ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस,
जो यूरोप और एशिया में पाया जाता है, ये किडनी पर हमला करता है। दूसरा, न्यू वर्ल्ड हंता वायरस, जो अमेरिका में मिलता है और यही सबसे खतरनाक माना जाता है। ये सीधे फेफड़ों पर हमला करता है। फेफड़ों में पानी भर जाता है और मरीज कुछ ही घंटों में गंभीर हालत में पहुंच सकता है। सबसे डराने वाली बात, इस वायरस की मौत दर 35 से 50% तक, यानी हर 2 संक्रमित में से 1 की जान जा सकती है। हंता वायरस से सीधे तौर पर प्रभावित देश अर्जेंटीना। यात्रियों ने इसी देश से जहाज पर सफर की शुरुआत की। सेंट हेलेना वायरस से संक्रमित यात्रा जहाज से उतरे। दक्षिण अफ्रीका, संक्रमित यात्रियों को अस्पताल में भर्ती किया गया। केप वर्डे, क्रूज के रास्ते में और क्वारंटाइन की व्यवस्था। नीदरलैंड, 2 डच यात्रियों की मौत। ब्रिटेन से जुड़ा एक मामला सामने आया। WHO ने कई देशों को सूचित किया है क्योंकि उनके नागरिक सेंट हेलेना में उतरे थे। ये देश हैं कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, सेंट किट्स और नेविस, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, अमेरिका। कोविड की तबाही दुनिया अभी भूली भी नहीं थी कि अब हंता वायरस ने डर की नई दस्तक दे दी है। फिलहाल वैज्ञानिक इसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक और वायरस संकट की तरफ बढ़ रही है? WHO कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि वायरस छोटा हो सकता है लेकिन उसका खतरा पूरी दुनिया को हिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR। छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।